पहले जरा आपकी जेब से जुड़ी हुई बात कर ली जाए। महंगाई के मोर्चे पर लगातार चिंता बढ़ने वाली खबरें आ रही हैं। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ी हुई आई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है और ये 1.84% से बढ़कर 2.36% पर चली गई है। अक्टूबर महीने में WPI महंगाई दर में लगातार दूसरे महीने ये बढ़ोतरी दिखी है। सबसे ज्यादा चिंता खाने पीने की महंगाई को लेकर है, जो 9.47% से बढ़कर 11.59% पर आ गई है। तो वहीं प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर अक्टूबर महीने में करीब 8% थी और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की WPI 1% से बढ़कर 1.5% पर पहुंच गई है। इधर बढ़ती महंगाई पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान आया है। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट में उन्होंने उम्मीद जताई कि महंगाई जल्द काबू में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमी की हालत मजबूत है। Today, India's economic growth remains resilient. Inflation is expected to moderate despite periodic humps, and the external sector is robust. Without being complacent, let me end by saying that the Indian economy has sailed well and sailed very well through the prolonged period of turbulence, and it exhibits resilience in the face of constantly emerging new challenges. इधर इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दरों में कटौती की वकालत की है। CNBC TV 18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट में उन्होंने कहा कि ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए दरों में कटौती जरूरी है और खाने पीने की महंगाई को देखकर दरें ना घटाने का फैसला नहीं होना चाहिए। I certainly believe they should cut interest rates. Growth needs a further impetus. We are the fastest growing economy in the world. We can do even better. And frankly, the largest component of inflation is food inflation. I think it's an absolutely flawed theory that food inflation should be considered while deciding on the interest rate structure. Food inflation has nothing whatsoever to do with managing inflation. That's a demand-supply situation. पीयूष गोयल कह रहे हैं कि महंगाई का सीधे सीधे ब्याज दरों से कनेक्शन नहीं करना चाहिए। डिमांड सप्लाई सिचुएशन की बात करें, लेकिन इधर बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू गए हैं। अहमदाबाद से संवाददाता केतन जोशी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नवंबर महीने में जहां सब्जियों के दाम काफी सस्ते होने चाहिए, वहां पर दाम कम होने की बात तो दूर, लेकिन बढ़े हुए हैं। आप देखिए, सबसे महंगा अभी लहसुन है, जिनका दाम 600 से 700 रुपया प्रति किलो यहाँ पर रिटेल में मिल रहा है। अगर हम मटर की बात करें तो 300 रुपया, फ्रेंच बीन 232, लौकी 196, पालक 192, प्याज 100, कद्दू 160, नींबू 140, बैंगन 90 और टमाटर आलू जैसी चीज के दाम 80 से 100 रुपया जितना है। आइए हम यहाँ के होलसेलर और रिटेलर है उनसे बात करते हैं कि आखिर इतना महंगा यहाँ पर ये जो सब्जी है वो क्यों है और कब सस्ती होगी। बताइए क्या कारण है। ये कारण तो ऐसा है, ये सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर का कारण है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के हिसाब से एक्चुअली सब्जी बनती है। जैसे ज्यादा उसको ठंडी भी नहीं चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, ज्यादा बारिश भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी सीजन ऐसा है कि कभी भी गर्मी पड़ती है ना कभी भी बारिश पड़ता है, तो सबसे पहले तो रीजन ये रहता है। हाँ, पहले से अभी सस्ता होएगा, लेकिन अभी उसके लिए 10-15 दिन का टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है वो इनका सबसे बड़ा कारण है दाम बढ़े हुए होने का। लेकिन अभी भी हम सबको महंगी सब्जी खाने के लिए और 15 दिन देने पड़ेंगे, तब जाकर थोड़ा सा दाम कम होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना हम अपेक्षा करते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। 3 बातें कर गए केतन की अभी तो 15 दिन और रुकना पड़ेगा और फिर भी दाम उतने कम नहीं होंगे जितनी की उम्मीद आप कर रहे हैं। बहरहाल चलिए बाजार की बात कर लेते हैं, जहां जरूर थोड़ा सा मुस्कुराने वाली खबरें रहीं। तो आज 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दे दी, क्योंकि गिरावट लगातार हम देख रहे थे। इधर सेंसेक्स 111 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 26 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ी बढ़त लेकर बंद हुए। डिटेल्स के लिए हैं कंचन। तो कंचन, जिस तरह की स्थिति थी उससे थोड़ी राहत की बात।
या राहत है। और आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम जब आपने आवाज समाचार किया था तो भी मैंने ये बोला था कि अंत भला तो सब भला। और कंडीशन आज भी हम बोल सकते हैं कि वो बढ़त तो नहीं देखने को मिली है, लेकिन जो इस हफ्ते पिटाई हुई है उससे कहीं ना कहीं एक ठीक है राहत है। और लॉन्ग वीकेंड के लिए अब आराम से लोग जा सकते हैं। अगर निफ्टी की गेनर की बात करी जाए तो आयशर मोटर का सबसे पहले नाम आता है। इसने अच्छी खासी एक उछाल दिखाया है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ और कोटक महिंद्रा बैंक 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी में आज थोड़ा सा हमें पुल डाउन देखने को मिला था। ब्रिटानिया 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। द सेम टाइम टाटा कंज्यूमर में भी 3% की गिरावट रही है। और बीपीसीएल भी एक ऐसा काउंटर रहा है जहां पे हमें 3% की एक पिटाई देखने को मिली है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। पीबी फिनटेक 5% की बढ़त। सुजलॉन एनर्जी करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अपोलो टायर्स में 4% की एक तेजी देखने को मिली। और साथ ही साथ इंडियन होटल्स में भी 4% का एक अपसाइड मोमेंटम देखा गया। लूजिंग पॉकेट में टोरेंट पार्म की बात करी जाए तो 5% एक गिरता हुआ बंद हुआ। पीआई इंडस्ट्री 5.25%, फीनिक्स मिल्स में 3.5% और साथ ही साथ आईजीएल में भी करीब 3.5% की एक गिरावट देखने को मिली। थैंक यू कंचन। तो ये था मार्केट अपडेट। क्या रहा आज बाजार, कौन से सेक्टर चढ़े कौन से नहीं, और शेयर्स के क्या हाल रहे। और इसके बाद आज बाजार से कई सवाल भी निकलेंगे जिनके जवाब देने की कोशिश हम हमेशा करते हैं जब एक वीकेंड क्लोजिंग होती है। इस बार एक दिन की छुट्टी, तो ये क्लोजिंग थोड़ी पहले। तो बाजार में कब थमेगा गिरावट का दौर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर बाजार गिरावट कब तक, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 7:57 पर। चलिए बाजार के बाद अब थोड़ी कमोडिटी की बात कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमतें अब गिरने लगी हैं। वायदा बाजार में सोने चांदी के भाव 2 महीने के निचले स्तर पर चले गए हैं। एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिर चुका है। वहीं चांदी भी रिकॉर्ड हाई से करीब 13,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज करा चुकी है। बताया जा रहा है कि डॉलर 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिससे सोने और चांदी में भारी गिरावट देखी जा रही है। चलिए मार्केट और कमोडिटी के बाद अब थोड़ा रुख कर लिया जाए राजनीति का और बात कर लेते हैं चुनावी दंगल की। तो महाराष्ट्र में चुनाव का काउंटडाउन जारी है। जोरदार चुनावी कैंपेन पक्ष विपक्ष की तरफ से चल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के युवा नेता आदित्य ठाकरे एक बार फिर से साफ कर रहे हैं कि अभी बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं है। सहयोगी विवेक गुप्ता के साथ इस विस्फोटक इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही पार्टी तोड़ने के सूत्रधार हैं। शिंदे को ईडी का डर दिखाया गया। देखिए इंटरव्यू। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस में पहला वर्ड महा है। महा सरकार किसकी बन रही है? महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि महायुति नहीं, वो महाझूठी है। वो जो करते हैं वो अभी तक जो जिसमें उलझे हुए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में एक भी नई बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं आई है महाराष्ट्र में, ना रोजगार आया है। कुछ दिन पहले मैंने श्रीकांत शिंदे जी का इंटरव्यू किया था, वो भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं। बोले कि आदित्य ठाकरे जी आ जाए सामने, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ और डिफरेंसेस बताएंगे कि अभी की सरकार ने, अभी जो प्रेजेंट सरकार उन्होंने क्या किया और जब उद्धव जी सीएम थे तब मैंने चैलेंज दिया है सीएम को। आज सीएम के पद पे कौन बैठा हुआ है? एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। सरकार चला रहे कौन है, या राजवट चला रहे कौन है? जो इलीगल रजीम में चला रहे कौन है? एकनाथ शिंदे चला रहे। दादागिरी कौन कर रहा है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ये आजू बाजू के चेले चपाटे को मुझे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूँ इलीगल सीएम को। मुझे पता है वो डरपोक है, इसलिए तो भाग गए गुजरात में। सूरत वही भागे थे, गुवाहाटी वही भागे थे। अगर हिम्मत हो तो आए, पूरा डिपार्टमेंट लेके आए, पूरी फौज लेके आए। आप सीएम एकनाथ शिंदे का डिबेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हूँ। मैंने तो 2 साल से वही तो मांगा है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप भाग के क्यों गए, क्योंकि मुझे कारण पता है। ईडी के डर था इसलिए भाग के गए। गब्बर बने इसलिए गद्दार बने। आप भाजपा के बारे में इतना बोलते हो कि आपकी 25 साल पुरानी पार्टी थी, आपके साथ काम किया, आपके पिताजी के साथ काम किया, आपके दादाजी के साथ काम किया। कभी ऐसा सिनेरियो बनेगा या बनने वाला है, या फिर इन फ्यूचर कभी ऐसा कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए जहां पे उद्धव जी फिर आपको ऐसा लगे कि वो युति जो पहले थी वो दोबारा बन सकती है? यादें बहुत है, अच्छी मेमोरीज भी काफी सारी है। लोकसभा 2014 के दरमियान हमने पूरी दिल जान लगा के काम किया मोदी साहब को पीएम करने में। बहुमत की सरकार आई, 282 की सरकार आई, मिशन 272 तो पार हो गए थे। अच्छी है, सरकार बन गई।
हमने ना कभी मिनिस्ट्री मांगी ना कुछ मांगा, जो भी हमें दिया वो हमने ले लिया। ना मैं, ना कभी मेरे पिताजी, ना कभी मेरे दादाजी मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए लॉबी करने वाले लोग हैं। 4 महीनों में बात ऐसी कुछ बनी उनके मन में, भाजपा के मन में, कि उनको लगा कि महाराष्ट्र में भी अभी खुद की सरकार बनेगी। तो क्या किया उन्होंने, 145 जो इक्वल लड़ रहे थे हम, उन्होंने फोन कर दिया और कहा कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम तब तुलजापुर के मंदिर से बाहर आ रहे थे, खड़से साहब ने फोन किया कि ऊपर वालों ने कहा है कि अब रिश्ता तोड़ दो, सेना के साथ रिश्ता बनना मुमकिन नहीं है। क्यों ऐसे हुआ? अच्छा, ये भी हमने उनको फोन करके वापस कहा था कि खड़से साहब और 1-2 दिन है, कुछ और 1-2 सीट एक्सचेंज करनी है, 1-2 आपको बढ़ानी है, कम करनी है। सीट को लेके इश्यूज हुए? नहीं, सीट को नहीं, उनके मन में घमंड इतना था कि अभी मेरे दादाजी नहीं है, वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं है, तो शिवसेना को खत्म कर दो। अब ये सोच कितनी गंदी है, देखो। क्यों खत्म करने चाहते हैं? 25 साल पुरानी नहीं, उनके 2-3 बड़े नेता आपके पास भी बोलेंगे, मैं आपको नाम बाद में दूंगा, उनसे उनका इंटरव्यू लीजिए। लेकिन यही हम कहना चाहते कि 25 साल पुरानी जो युति थी, जब उनके कई नेताओं के साथ कोई दूसरा नहीं था, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उनके साथ खड़े रहे थे। जब भाजपा को लगता था कि हम वोट किसी राज्य में काटेंगे, उनके वहां के नेता फोन करते थे और हम उधर चुनाव ही नहीं लड़ते थे। हमने उनको स्पेस पूरी सील कर दी थी, तो भी हमें खत्म करने की कोशिश की। फिर भी अरुण जी ने फोन किया तब कि उधर जी आ जाओ, साथ में जो भी मामला है निपटा देंगे। हमारा कोई मामला ही नहीं था, झगड़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं उन्होंने युति क्यों तोड़ी थी। तब भी हम हिंदू थे, अभी भी हम हिंदू है, तो भी युति तोड़ दी थी, हम वापस गए। 19 तक जो भी अन्याय था सहन करते गए, कभी सरकार गिराने की कोशिश भी नहीं की, दूसरों के साथ हाथ मिलाने की भी कोशिश नहीं की। तभी भी हमें लगा था कि मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन 19 में उन्हें जो वादा मेरे दादाजी के रूम में दिया था, जो रूम हमारे लिए मंदिर है, वही वादा उन्होंने तोड़ दिया। वापस 303 की सरकार आई, उन्होंने कुछ बोला कि वापस 3, यही तो झूठी बात है ना। वापस 303 की सरकार आई और वादा तोड़ दिया। अभी एक बार फंसे, दूसरी बार फंसे, तीसरी बार हम फंसने को जाए उनके साथ। तो महाराष्ट्र चुनाव का काउंटडाउन जारी है। जोरदार चुनावी कैंपेन पक्ष विपक्ष की तरफ से चल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के युवा नेता आदित्य ठाकरे की बात अभी आपने सुनी इस इंटरव्यू में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज हो चुका है। ट्रेड फेयर में सबसे ज्यादा भीड़ जहां जुटती है वो है इंटरनेशनल पवेलियन, जहां इस बार 11 देशों के स्टॉल लगे हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने हॉल नंबर 6 में चल रहे इंटरनेशनल पवेलियन का जायजा लिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है और हॉल नंबर 6 में यहां पर तमाम देशों के, खासतौर से विदेशी स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें रशिया, किर्गिस्तान, थाईलैंड, तुर्की जैसे स्टॉल्स हैं। और खासतौर से जो लोगों की जो पहला दिन है वो अट्रैक्शन यहां पर खासतौर से दिख रहा है। अगर देखें हम थाईलैंड में, तो यहां पर पर्ल्स को लेकर यहां पर तमाम जो ज्वेलरी के डिजाइन डिस्प्ले किए हुए हैं और काफी सारे अट्रैक्टिव डिजाइन भी हैं। मैं यहाँ देखने काफी आपको अच्छा लग रहा होगा। ये इंडिया में ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता आपको? अब तो काफी दिखने लगा है, लेकिन ये कुछ और ही ज्यादा एक्स्ट्रा अच्छा। पहले दिन आप पहुंचे यहाँ पर? बिल्कुल, इसी वजह से पहुंचे कि शुरू में ही पता पड़ जाए क्या नया आया हुआ है। क्या नया है? व्हाट्स योर रिस्पांस अबाउट द लास्ट ईयर? यू हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड हियर, ना? Yes, we receive great response. We come here every year, and it's always the same response. We always have customers that are always returning back because we have a lot of great quality jewelries that are very long lasting. ग्राहक हैं, उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था, जाहिर सी बात है इसी वजह से दोबारा भी स्टॉल पर लौटे हैं। और हम चलते हैं इस वक्त तुर्की के एक स्टॉल पर, जहां पर आप देख सकते हैं खास तौर से यहाँ पर जो टेराकोटा और ग्लास वर्क किया हुआ काफी हर आइटम है। खासतौर से ये खासियत है अगर हम बात करें तो इस्तांबुल की। और हमारे साथ ओलस भी यहाँ पर मौजूद है। ओलस, हाउ आर यू? So, welcome in the International Trade Fair in the... Thank you, sir. Thank you. Welcome to my store. Yeah. So, what is the specialty here of the Istanbul and Turkey? What is your displaying here? It's handicraft items. Yes. So what is the range? What you see there for all is for hand painted. Okay. We are there for ceramic hand painted, for glasses for hand cut, hand making. Okay. Which is very special for Turkey products. Yes. और भी देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर जो रिंग्स और तरह तरह की चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। और ये भी खासतौर से तुर्की इस्तांबुल की स्पेशलिटीज हैं, वो काफी बेहतरीन मिल रहा है। और अब हम बढ़ते हैं इधर, देखिए अफगानिस्तान के जो खासतौर से जो खासियत है सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स,
उसको लेकर दर्शक, यहाँ पर जो दर्शक और विजिटर्स हैं वो कितने एक्साइटेड आप देख सकते हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे बेहतरीन स्वादिष्ट डिलीशियस यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेवे, ड्राई फ्रूट्स यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे मेवे के तो नाम भी हम लोगों को पता नहीं होंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितना उत्साह जो यहाँ के सेलर्स में है उतना ही उत्साह जो बायर्स हैं बार बार हर साल लौट कर आते हैं। और खासतौर से जो ये फॉरेन पवेलियंस है, जो विदेशी पवेलियंस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लगे हुए हैं, यहाँ पर लोग बार बार आते हैं और यहाँ की चीजों को पसंद करते हैं। लिहाजा जो यहाँ पर जो विदेशी सेलर्स भी हैं वो भी इस चीज को लेकर काफी एक तरह से गर्मजोशी दिखाते हैं। और ये यहाँ पर जो प्रगति मैदान के अंदर जो हॉल नंबर 6 है, जो यहाँ खासतौर से बहुत सारे देशों के स्टॉल्स लगे हैं, वहां पे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। सो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की छटा कुछ निराली। आप दिल्ली में हैं तो ज़रूर विजिट कर सकते हैं, और दिल्ली के बाहर भी तो मन तो ज़रूर करता है कि ऐसे मेले में पहुंचा जाए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार, और अब कुछ और खबरें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में पढ़ने पढ़ाने का तरीका काफी बदल रहा है, और स्मार्ट बच्चों के लिए तैयार हो रहे हैं स्मार्ट क्लासरूम्स। बाल दिवस पर पढ़ाई के बदलते तरीकों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक ही किताब को हर बच्चा अलग अलग तरीके और स्पीड से पढ़ता है। ऐसे में कितना अच्छा हो अगर खुद किताबें बच्चों के पढ़ने के तरीके को समझ सकें और उसमें सुधार कर सकें। Please say hi into the sky upon his daisy flights. Please say dizzy. Well done. ऐसे ही एक कोशिश कर रहा है लीड ग्रुप का टेक बुक। ये बच्चों को एआई और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पर्सनलाइज्ड लर्निंग देता है। किताबों में लिखी बातें बच्चों के सामने 3D बनकर उभरती हैं। Cannot. Well done. एक नया इंटेलिजेंट बुक जो एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके हर स्टूडेंट को सीखने की जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट होता है और उन्हें उनके पोटेंशियल को पहुंचने में मदद करता है। टेक बुक को 3 मेन टेक्नोलॉजी से पावर मिलती है, इरा, आरी और पाई, जो मिलकर इसे एक यूनिक और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बना देते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल बच्चों को एआई से परिचित कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ाए बिना। इसके लिए खुद बच्चों को इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने के लिए तैयार किया जाता है। डीपीएस ने कई एआई वर्कशॉप्स और बूट कैंप्स भी कराए हैं, जिससे बच्चों को काफी बेसिक जानकारी मिल सके। स्क्रीन यूज जितना हम सीमित कर सके उतना करते हैं। हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर्स को यूज करना है, तो रेगुलेटेड वे में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे कंप्यूटर यूजेज करें, और समहाउ कंप्यूटर के थ्रू या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या छोटे छोटे रील्स के थ्रू जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बच्चों के लिए ज्यादा रोचक होती है, उनको उसमें रुचि मिलती है। और हम कई बार बच्चों से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अपनी रिकॉर्डिंग करें। किड्जी और फुटप्रिंट्स जैसे प्ले स्कूलों ने भी एआई पर जोर देना शुरू किया है। बच्चों को छोटे छोटे एक्सरसाइज से अपनी भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने का अभ्यास कराया जाता है। केरल के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल ने मेकर लैब्स एडुटेक के साथ मिलकर आइरिस नाम का एक एआई शिक्षक रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं को समझ सकता है। ये प्री स्कूल से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाने में सक्षम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का कहना है कि शिक्षकों के 20% तक प्रशासनिक कार्यों को एआई कर सकता है। हालांकि ग्रेडिंग में एआई के इस्तेमाल पर अभी भी सवाल है, क्योंकि ये ह्यूमन फीडबैक की जगह नहीं ले सकता। कभी स्कूलों में एआई का इस्तेमाल एक चर्चा का मुद्दा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ एआई और इमोशनल इंटेलिजेंस क्लासरूम का अहम हिस्सा बनता जा रहा है और स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट पढ़ाई में मदद कर रहा है। रोहन सिंह, दिल्ली। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है। क्या आपको पता है कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है? कितना खतरनाक है अपने बढ़ते शुगर से अनजान रहना? जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। आज शाम 5:57 पर डायबिटीज से अनजान तो खतरे में जान।